हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा आईआर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें हम यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपीय यूनियन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ और भारत के संबंध इस टॉपिक पर भी हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस संपूर्ण वीडियो सीरीज में हम यूरोपीय यूनियन और इंडिया यू रिलेशन इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और महत्वपूर्ण की पॉइंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आगामी आपकी परीक्षाओं में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस टॉपिक पर आधारित हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। जरूर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। आइए इस सीरीज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, आपको चयन करना है। एक तरफ आपको यूरोपीय यूनियन के संगठन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दे रखे हैं, हेडक्वार्टर। उनमें से कौन सा असुमेलित है वो आपको चयन करना है। इस वीडियो सीरीज में हम लगभग 35 प्लस एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण की पॉइंट कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के सवाल आए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? यूरोपीय सेंट्रल बैंक, यूरोपीय न्यायालय, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपीय काउंसिल। कौन सा असुमेलित है? तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। यूरोपीय काउंसिल का मुख्यालय लंदन में नहीं है, ऑप्शन 4 राइट होगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोपीय न्यायालय लक्समबर्ग में है। यूरोपियन पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग में है, जबकि यूरोपीय काउंसिल ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यूरोपीय संघ की स्थापना 2 मूल सिद्धांतों पर आधारित एक असाधारण घोषणा में की गई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 2 मूल सिद्धांतों पर आधारित एक असाधारण घोषणा में की गई थी और उस घोषणा का नाम है शुमान घोषणा। शुमान घोषणा। यह घोषणा आती है 9 मई 1950 को। इस घोषणा का उद्देश्य यूरोप में शांति और एकजुटता, पीस एंड सॉलिडरिटी की स्थापना करना था और उसका चरम बिंदु जो परिणित हुआ वो हुआ यूरोपीय संघ के रूप में। हालांकि यूरोपीय संघ की पहली जो संस्थापक संधि आई, पेरिस ट्रीटी, जिसने यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की, उससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये यूरोपीय संघ और भारत का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। यूरोपीय संघ और भारत का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ?
तो ऑप्शन 2 राइट होगा। वर्ष 2000 में। कहाँ हुआ? लिस्बन, पुर्तगाल में। यूरोपीय संघ और भारत का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 में लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित हुआ। उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था। यानी कि यूरोपीय संघ और भारत का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 में लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित हुआ, जहां पर उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया था। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत EU रणनीतिक साझेदारी कब बना? यानी कि भारत है जो यूरोपीय यूनियन का रणनीतिक साझेदार कब बना, किस वर्ष बना? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारत यूरोपीय यूनियन का रणनीतिक साझेदार कब बना? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन 3, 2004 में। 2004 में भारत यूरोपीय यूनियन का रणनीतिक साझेदार बना। और वर्ष 2000 में भारत यूरोपीय यूनियन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था लिस्बन, पुर्तगाल में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भाग लेते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा, 2004। भारत यूरोपीय यूनियन का रणनीतिक साझेदार 2004 में हेग शिखर सम्मेलन में बना। कब बना? 2004 में हेग में एक शिखर सम्मेलन हुआ, वहां पर भारत यूरोपीय यूनियन का रणनीतिक साझेदार बना। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ 1963 में राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। भारत ने यू के साथ 1963 में राजनीतिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा भारत और यूरोपीय यूनियन सहयोग समझौता 1994 में होता है। 1994 में भारत यूरोपीय यूनियन सहयोग समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया और एक राजनीतिक, आर्थिक, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। तो हमें परीक्षा उपयोगी जो बात ध्यान में रखनी है वो है कि भारत यूरोपीय यूनियन सहयोग समझौता कब हुआ? 1994 में। भारत ने राजनीतिक संबंध कब स्थापित किए? 1963 में। भारत रणनीतिक साझेदार कब बना? 2004 में। भारत यूरोपीय यूनियन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2000 में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1951 में होती है पेरिस संधि के तहत। पेरिस संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। हालांकि इसकी स्थापना की घोषणा पूर्व में 9 मई 1950 को की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और क्या नए महत्वपूर्ण फैक्ट है। कि 18 अप्रैल 1951 को पेरिस संधि पर हस्ताक्षर होते हैं और ये संधि 23 जुलाई 1952 को लागू हो जाती है। इस संधि में ऐसा क्या खास है? क्योंकि यह संधि
यूरोपीय यूनियन की दिशा में एक पहला कदम है, जिसके तहत ईसीएससी की स्थापना होती है। ईसीएससी की, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना होती है। पेरिस संधि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना करती है, जो कोयले और इस्पात के लिए एक साझा बाजार बनाती है। यह संधि वर्ष 2002 में समाप्त हो गई और यह यूरोपीय समुदाय की पहली संस्थापक संधि है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि यूरोपीय समुदाय की पहली संस्थापक संधि कौन सी है? तो वह है पेरिस संधि, जिसके तहत ईसीएससी की स्थापना हुई। इस संधि पर 6 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें इनर सिक्स के नाम से जाना जाता है। इस संधि पर, पेरिस संधि पर 6 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिन्हें इनर सिक्स शब्दावली के नाम से पुकारा गया। हम सबसे पहले यूरोपीय यूनियन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अन्य क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। 9 मई 1950 को, जिसे शुमान घोषणा के रूप में जाना जाता है, फ्रांसीसी विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमान ने एक सामान्य उच्च प्राधिकरण के नियंत्रण में एक यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के निर्माण की घोषणा की। यानी कि 9 मई 1950 को फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमान ने एक घोषणा की थी। किसकी? एक यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के निर्माण की। इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए पेरिस में एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसके तहत यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना होती है। शुमान घोषणा के बाद 18 अप्रैल 1951 को पेरिस में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पेरिस संधि के रूप में जाना गया। इस संधि पर 6 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्हें इनर सिक्स कहा जाता है, और ये 6 देश यूरोपीय संघ के संस्थापक देश कहलाते हैं। यूरोपीय यूनियन के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं ये 6 देश। क्योंकि यहां से भी कई बार सवाल आया है कि कौन से देश यूरोपीय यूनियन के संस्थापक राष्ट्र है या नहीं है। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें है बेल्जियम, जर्मनी के संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड। इनको इनर सिक्स कहा जाता है। इन देशों ने इस पेरिस संधि का मंजूरी प्रदान की और यह संधि लागू हुई 23 जुलाई 1952 को। तो इस प्रकार इस संधि के तहत यूरोपीय संघ की दिशा में एक पहला संगठन हमारे सामने उभर कर सामने आया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसको हम ईसीएससी कहते हैं। इस पेरिस संधि ने पहले सुपरनेशनल यूरोपीय संगठन का निर्माण किया। पहले सुपरनेशनल यूरोपीय संगठन का निर्माण किया। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के निर्माण का प्रावधान किया पेरिस संधि ने, और इसकी घोषणा शुमान घोषणा के रूप में हमें 9 मई 1950 को की जाती है। इस पहली संधि का तात्कालिक उद्देश्य था कोयला और इस्पात के लिए एक साझा बाजार स्थापित करना। कोयला और इस्पात के लिए एक साझे बाजार की स्थापना के लिए यह संधि हमारे सामने आती है। और इसका उद्देश्य एक आर्थिक समुदाय की नींव रखना था, जो धीरे धीरे एक राजनीतिक संघ बन गया और आखिरकार यूरोपीय यूनियन बना। रॉबर्ट शुमान को यूरोपीय संघ का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट सवाल आ सकता है,
कि यूरोपीय संघ का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट शुमान को। कौन थे रॉबर्ट शुमान? फ्रांस के विदेश मंत्री थे, जिन्होंने 9 मई 1950 को एक घोषणा की जिसको हम शुमान घोषणा के नाम से जानते हैं। इस शुमान घोषणा को मूर्त रूप में लाने के लिए पेरिस संधि हुई और पेरिस संधि के तहत यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना हुई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। नौ मई 1950 की शुमान घोषणा के महत्व के कारण इस दिन को यूरोप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यूरोप दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 मई 1950 को यूरोप दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 मई को इस शुमान घोषणा की याद में यूरोप दिवस के रूप में यह तिथि मनाई जाती है, 9 मई। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत हुई? ऑप्शन 1 पेरिस संधि, लिस्बन संधि, मार्टिस ट्रीटी या मार्टिस संधि, शेंजन संधि, रोम संधि। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो ऑप्शन 5 राइट होगा, रोम संधि के तहत। रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना होती है। रोम की संधि 1957 में साइन हुई और 1958 में ये लागू होती है। इस संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। हालांकि ये सभी संधि, पेरिस संधि, लिस्बन संधि, मार्टिस संधि, शेंजन संधि और रोम संधि, इन सभी का संबंध यूरोपीय यूनियन से रहा है, यूरोपीय संघ से रहा है। उन्नीस में रोम की संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की स्थापना की और यूरोप में घनिष्ठ सहयोग का एक नया युग स्थापित किया। आइए अन्य क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1 और 2 जून 1955 को मेसिना इटली में आयोजित एक सम्मेलन ने यूरोपीय साझा बाजार की अवधारणा विकसित की। यानी कि 1955 में मेसिना इटली में एक सम्मेलन आयोजित होता है और उसमें सह राष्ट्र भाग लेते हैं जिनको हम इनर सिक्स के नाम से जानते हैं। और ये सह राष्ट्र एक यूरोपीय साझा बाजार की अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि यूरोपीय साझा बाजार की अवधारणा विकसित करते हैं। और इस अवधारणा को मूर्त रूप में लाने के लिए 2 साल बाद रोम इटली के शहर में ये मिलते हैं और वहां पर ये सह देश इनर सिक्स मिलकर एक संधि साइन करते हैं जिसको हम रोम की संधि कहते हैं। इस संधि पर साइन करके ये देश एक यूरोपीय साझा बाजार की दिशा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना करते हैं। यानी कि 2 साल बाद इस अवधारणा को रोम की संधियों में शामिल किया गया, जिसका नाम उस शहर के नाम पर रखा गया, जिसमें इनर सिक्स ने 25 मार्च 1957 को रोम की संधियों पर हस्ताक्षर किया और ये संधि 1 जनवरी 1958 को लागू हो गई, जिसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम की संधि के तहत हुई। इस संधि पर साइन हुए 25 मार्च 1957 को और लागू हुई 1 जनवरी 1958 को। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाले देश है वो है इनर सिक्स, जिनमें बेनेलिक्स आता है, बेनिलक्स आता है। इस बेनिलक्स में कौन कौन है? एक तो बेल्जियम,
एक है नीदरलैंड और एक है लक्समबर्ग। इनके अलावा 3 अन्य देश है, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और इटली। इन 6 देशों से मिलकर इनर सिक्स अर्थात यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना होती है। तो ये 6 देश यूरोपीय संघ के संस्थापक देश हैं। बेनिलक्स में कौन कौन आते हैं? तो 3 देश आते हैं बेनिलक्स में, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। रोम की संधि में एक और महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना होती है, वो होती है यूरोपीय परमाणु आर्थिक ऊर्जा समुदाय की। यानी कि इसमें 2 संगठन मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। एक आता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी और दूसरा है यूरोपीय परमाणु आर्थिक ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय परमाणु आर्थिक ऊर्जा समुदाय यूरोटॉम की स्थापना होती है। यानी कि रोम की संधि के तहत 2 संगठनों की स्थापना हुई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु आर्थिक ऊर्जा समुदाय। इसकी पहली बैठक यानी ईईसी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की पहली बैठक 25 जनवरी 1958 को बेल्जियम के विदेश मामलों के मंत्री विक्टर लॉरा की अध्यक्षता में हुई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये 6 नंबर। किस वर्ष डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गई, जिससे सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई? यानी कि वह तारीख जब ये राष्ट्र यूरोपीय संघ में शामिल हो गई, जिससे इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 9 हो गई, 6 से बढ़कर 9 हो गई। ये कब शामिल हुए थे? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 1 जनवरी 1973 को डेनमार्क, आयरलैंड और यूके यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। लेकिन वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं, क्योंकि 31 जनवरी 2020 को यूके ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। 31 जनवरी 2020 से पूर्व इसमें 28 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को यूके ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। ब्रेग्जिट जो मामला चर्चा में रहा, यानी कि यूके का यूरोपीय संघ से बाहर आना, ब्रेग्जिट। तो इस प्रकार यूरोपीय संघ में यूके 1 जनवरी 1973 को शामिल हुआ और 31 जनवरी 2020 तक उसमें शामिल रहा। 31 जनवरी 2020 को वह इससे बाहर हो गया और उसके बाद इसमें 27 देश शामिल है रहे। वर्तमान में ईयू में 27 देश शामिल है, पहले 28 थे। और यूरोपीय यूनियन को छोड़ने वाला ब्रिटेन एकमात्र राष्ट्र है, यानी अभी तक जितने भी राष्ट्र शामिल हुए हैं किसी ने इसको नहीं छोड़ा था। तो ब्रिटेन पहला देश है जिसने यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ, यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ कब हुआ? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। 1974 में यूरोपीय परिषद, यूरोपीय काउंसिल की स्थापना होती है।
ऑप्शन आपका एक राइट होगा। नौ दिसंबर 1974 को पेरिस शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति वेलेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो यूरोपीय परिषद का निर्माण करता है, यानी कि यूरोपीय काउंसिल की स्थापना करता है यह सम्मेलन, पेरिस शिखर सम्मेलन, जो 9 दिसंबर 1974 को आयोजित हुआ। इस परिषद का निर्माण क्यों किया गया था? इसे राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों के बीच चर्चा के लिए एक अनौपचारिक मंच स्थापित करने के इरादे से बनाया गया था। यानी कि इन देशों में, ये जो 9 देश हैं, इनर 6 प्लस डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों के बीच एक अनौपचारिक मंच के रूप में चर्चा के लिए इस इरादे से इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस नई यूरोपीय परिषद की पहली बैठक मार्च 1975 में डबलिन में हुई। ये कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की संस्था है जो यूरोपीय संघ की सामान्य राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करती है। यानी कि यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। यह यूरोपीय संघ में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय काउंसिल। यानी कि इसकी स्थापना 1974 में हो जाती है, लेकिन अनौपचारिक मंच के रूप में होती है। इसको 1992 की मार्टिस संधि आती है। इसके तहत यूरोपीय परिषद को यूरोपीय संघ के लिए प्रोत्साहन और सामान्य राजनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक औपचारिक स्थिति प्रदान की गई। यानी कि अनौपचारिक से औपचारिक स्थिति में लाया गया यूरोपीय परिषद को। यूरोपीय परिषद के सदस्य कौन हैं? तो 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राज्य या सरकार के प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इसका एक अध्यक्ष होता है और एक यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये है जो इसके सदस्य होते हैं। यानी कि इन सभी से मिलकर यूरोपीय परिषद का निर्माण होता है। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यूरोपीय समुदाय में सीमा नियंत्रण उन्मूलन हेतु शेंगेन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ? यूरोपीय समुदाय में सीमा नियंत्रण उन्मूलन हेतु शेंगेन, या इसको हम शेंजेन भी पढ़ सकते हैं, शेंजेन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? चार ऑप्शन है आपके समक्ष। सीमा नियंत्रण उन्मूलन यानी कि यूरोपीय समुदाय के भीतर नागरिक बिना पासपोर्ट के आवाजाही कर सकते हैं। इसके लिए यह संधि साइन होती है। ऑप्शन एक राइट होगा। 1985 में 1985 में यह संधि साइन हुई, लेकिन यह लागू होती है 1995 में। 10 वर्ष पश्चात इसको लागू किया गया। उसके बाद इन देशों में नागरिक बिना पासपोर्ट के एक देश से दूसरे देश में यात्रा कर सकते हैं। फिर इसका धीरे धीरे विस्तार किया गया। शेंजेन समझौता या एग्रीमेंट
इस पर हस्ताक्षर हुए 14 जून 1985 को। 14 जून 1985 को। शेंगेन एक स्थान है लक्समबर्ग में जहां पर इस पर साइन होते हैं। इस पर साइन करने वाले देश थे बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, लक्समबर्ग और नीदरलैंड। इन देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। शेंगेन समझौता धीरे धीरे लोगों को आंतरिक सीमाओं पर अपने पासपोर्ट की जांच कराए बिना यात्रा करने की अनुमति प्रदान करता है, यानी कि बिना पासपोर्ट आप यात्रा कर सकते हैं। यह समझौता 1995 में लागू हुआ। इस प्रकार इस समझौते के तहत बिना पासपोर्ट के नागरिक यूरोपीय संघ में यात्रा कर सकते हैं। तो ये साइन कब हुआ, लागू कब हुआ और क्यों लाया गया, यह जानकारी आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? G21, आसियान, सार्क, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। G20 और इसमें इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इनर सिक्स शब्द है जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय संघ से संबंधित है, ईयू से संबंधित है। जो इनर सिक्स में जो राष्ट्र शामिल है वो यूरोपीय संघ के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने से यह G21 बन गया है। अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने से यह G21 के रूप में हमारे सामने आया है। G21 के रूप में हमारे सामने आता है। और ईयू में ये 6 देश ईयू के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं, लेकिन ईयू में वर्तमान में 27 देश हैं। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस स्लाइड को आप आराम से पढ़ सकते हैं कि इन 6 देशों में कौन कौन है। बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है, लक्समबर्ग है, नीदरलैंड है और पश्चिमी जर्मनी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम की संधि पर हस्ताक्षर के बाद हुई। इन 6 देशों ने यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी पर हस्ताक्षर किए थे 1951 में पेरिस की संधि पर। इस प्रकार ये राष्ट्र यूरोपीय संघ के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 27 राष्ट्र हैं। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। वर्तमान में 27 है। पहले कितने थे? तो पहले 28 थे। कब थे? 31 जनवरी 2020 से पूर्व। 31 जनवरी 2020 से पूर्व इसमें 28 राष्ट्र शामिल थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को ईयू से यूके अलग हो गया। तब इसमें 27 देश शेष रहते हैं। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम ने इस संगठन को छोड़ दिया कब? 31 जनवरी 2020 को। आधिकारिक रूप से 31 जनवरी 2020 से पूर्व इसमें 28 सदस्य राष्ट्र शामिल थे। 31 जनवरी 2020 को यूके ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ छोड़ दिया है
यूरोपीय ब्रिटेन है जो यूरोपीय संघ को छोड़ने वाला पहला देश है। ये शामिल कब हुआ था? 1 जनवरी 1973 को ये शामिल होता है। 1 जनवरी 1973 को ये इसमें शामिल हुआ और 31 जनवरी 2020 को इसने अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया। और ये जो ब्रेग्जिट विवाद आया हमारे सामने 2016 में, डेविड कैमरून की जो सरकार थी जिसने वहां पर जनमत संग्रह करवाया और 52% लोगों ने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना, इसके पक्ष में मतदान किया 52% लोगों ने। और उसके बाद आखिरकार यूरोपीय संघ की एक संधि के अनुच्छेद 50 के अनुसार इसने यूरोपीय संघ को आधिकारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को छोड़ दिया। अगला सवाल, इलेवन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईयू का सदस्य नहीं है? वह कौन सा देश जो ईयू का सदस्य नहीं है? एस्टोनिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, माल्टा। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, स्विट्जरलैंड है जो ईयू का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इसके अलावा यूके भी वर्तमान में इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। जर्मनी ईयू का संस्थापक सदस्य है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। ईयू के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश यूरो का उपयोग अपने राज्य की मुद्रा के रूप में करते हैं। क्या होगा इस 12 नंबर सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, जो कि बिल्कुल गलत है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश यूरो का उपयोग अपने राज्य की मुद्रा के रूप में करते हैं। सभी सदस्य देश नहीं, केवल वर्तमान में 22 देश, यानी कि यूके 22 सदस्य देश यूरो का उपयोग अपने राज्य की मुद्रा के रूप में करते हैं। 27 में से 22, सॉरी 27 में से 20 देश, 27 में से 20 देश है जो यूरो नामक मुद्रा का उपयोग राज्य की मुद्रा के रूप में करते हैं। 27 में से 20 देश यूरो का उपयोग करते हैं मुद्रा के रूप में, जबकि यूरोपीय यूनियन के 22 ऐसे देश जो कि नाटो के सदस्य हैं, यानी कि 27 में से 22 देश नाटो के सदस्य हैं, जबकि 27 में से 20 देश यूरो नामक मुद्रा का उपयोग करते हैं। और जो 20वां देश बना है वह है क्रोएशिया, जिसने यूरो नामक मुद्रा को अपनाया। 20वां देश यूरो नामक मुद्रा को अपनाने वाला बना है क्रोएशिया 2023 में। बाकी जर्मनी यू का संस्थापक सदस्य था, हमने देखा। इनर सिक्स जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, इटली और फ्रांस। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य राष्ट्र है, जो कि 2013 में बना।
ईयू के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। व्याख्या देख सकते हैं, यूरो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। वर्तमान में 27 सदस्य देशों में से केवल 20 देश ही यूरो का उपयोग करते हैं, और जो 20वां देश बना है वो है क्रोएशिया। ये 2023 में बना, जिसने यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो को अपनाया है। और जो राष्ट्र यूरो को मुद्रा के रूप में अपना रहे हैं उनको यूरो जोन के नाम से जाना जाता है। ईयू के 27 में से 20 देश यूरो का अपने मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और ये अमेरिकी डॉलर के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में दूसरी सबसे बड़ी अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है डॉलर, उसके बाद है यूरो। और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश है क्रोएशिया। और क्रोएशिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था 2013 में। शामिल होने के 10 साल बाद इसने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है, साझी मुद्रा के रूप में। एक अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके समक्ष, एकल यूरोपीय अधिनियम। एकल यूरोपीय अधिनियम जो 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ, हालांकि यह लाया गया था 1986 में, लागू होता है 1 जुलाई 1987 में। इसको हम SEA कहते हैं, सिंगल यूरोपियन एक्ट। एकल यूरोपीय अधिनियम आंतरिक बाजार की स्थापना करता है, जो वस्तुओं, व्यक्तियों, सेवाओं और पूंजी की मुक्त आवाजाही प्रदान करता है। यह विदेश नीति सेवा की शुरुआत करता है और यूरोपीय परिषद के भीतर निर्णय लेने के लिए योग्य बहुमत मतदान के उपयोग का विस्तार करता है। यानी कि एकल यूरोपीय अधिनियम यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं इसको हम। इन देशों के मध्य वस्तुओं, व्यक्तियों, सेवाओं और पूंजी की मुक्त आवाजाही प्रदान करता है। एक आंतरिक बाजार की स्थापना के लिए वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, पूंजी की मुक्त आवाजाही प्रदान करता है और विदेश नीति के सहयोग को और अधिक मजबूत करता है। और ये एकल यूरोपीय अधिनियम यूरोपीय परिषद को एक कानूनी आधार भी प्रदान करता है, जो राज्य या सरकार के प्रमुखों की बैठकों को औपचारिक बनाता है। और इसके बाद हमने देखा कि इसकी स्थापना, यूरोपीय परिषद की स्थापना 1974 में होती है, एक अनौपचारिक मंच के रूप में। इसको आखिरकार औपचारिक दर्जा कब मिला? मार्टिस संधि के तहत 1992 में, जिसके बारे में हम अलग से और विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगला सवाल है, ईयू का मुख्यालय कहाँ है? जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यहां इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं यूरोपीय काउंसिल का मुख्यालय है। इसी यूरोपीय परिषद का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये
यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, एक समान विदेश और रक्षा नीति लागू करना, गृह और न्याय मामलों के क्षेत्र में साझा संबंधों का विकास करना, उपरोक्त सभी। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यूरोपीय संघ का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण पर जोर देना था। यह जोर किन क्षेत्रों पर रहेगा? यह रहेगा आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, एक समान विदेश और रक्षा नीति लागू करना, अपने आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, गृह और न्याय मामलों के क्षेत्र में साझा संबंधों का विकास करना। ये सभी प्रावधान ईयू की जो मार्टिस संधि आती है उसमें किए गए थे। यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक स्थापना मार्टिस संधि के तहत होती है। यह साइन 1992 में हुई और लागू होती है 1993 में, जिसमें ईयू का उद्देश्य निर्धारित किया गया। एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना की जाएगी, एक समान विदेश और रक्षा नीति लागू की जाएगी, अपने आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों को मजबूत कैसे बनाना है, और गृह और न्याय मामलों के क्षेत्र में साझा संबंधों का विकास कैसे करना है। इन सभी की रूपरेखा है जो इस मार्टिस संधि में शामिल की गई थी, जिसका परिणाम यूरोपीय संघ के रूप में हमारे सामने आया। अगला सवाल 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर वार्ता कब शुरू हुई? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर वार्ता कब शुरू हुई? यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार और निवेश समझौते पर वार्ता कब शुरू हुई थी? 2007, 2010, 2004, 2000। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन एक, 2007 में यूरोपीय संघ और भारत के मध्य व्यापार और निवेश समझौते पर वार्ता शुरू हुई। हालांकि अभी तक यह समझौता पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, जिस पर वार्ताएं चल रही है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, 2007 में यह वार्ता शुरू हुई थी। 2004, जिसमें हमने देखा कि भारत है जो ईयू का रणनीतिक साझेदार बना, और 2000 में शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2000 में। भारत और ईयू का पहला शिखर सम्मेलन 2000 में आयोजित हुआ, और 2004 में भारत है जो ईयू का रणनीतिक साझेदार बना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। होराइजन 2020 क्या है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक समझौता, भारत और यूरोपीय संघ के बीच युद्धाभ्यास, भारत और यूरोपीय संघ के बीच अनुसंधान कार्यक्रम, भारत द्वारा यूरोपीय संघ के देशों में कला प्रदर्शनी। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक अनुसंधान कार्यक्रम है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। यूरोपीय संघ की यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि यूरोपीय संघ की एक अपनी बैंक है जिसको हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहते हैं,
जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ब्रसेल्स बेल्जियम, मार्टिस नीदरलैंड, लक्समबर्ग। लक्समबर्ग एक शहर है जो लक्समबर्ग देश में स्थित है। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट जर्मनी, जहां पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है। यहां पर हेडक्वार्टर है ईयू का और इसी का मतलब यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यूरोपीय यूनियन का न्यायालय कहां स्थित है? यूरोपीय यूनियन का न्यायालय कहां पर स्थित है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ब्रुसेल्स बेल्जियम, मार्टिस नीदरलैंड, लक्समबर्ग में। यानी कि ईयू का न्यायालय कहां स्थित है? इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी लक्समबर्ग में। यहां पर ईयू का एक न्यायालय स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। इस न्यायालय की स्थापना हालांकि 1957 की जो रोम संधि आती है उसके तहत की जाती है। यूरोपीय देशों के मध्य विवादों के निपटान हेतु, और बाद में इसने यूरोपीय संघ की न्यायालय के रूप में भूमिका निभाना शुरू कर दिया। तो यह भी सवाल हो सकता है कि यूरोपीय न्यायालय की स्थापना किस संधि के तहत हुई है? तो यह हुई थी रोम की संधि के तहत 1957 में। रोम की संधि के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 164 के अनुसार यूरोपीय संघ के न्यायालय को वहां के कानून की व्याख्या करने और सभी सदस्य देशों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया। यानी कि रोम की संधि जो कि 1957 में साइन हुई थी, 1958 में ये लागू हुई। और इसके तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी, और उसी के साथ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के मध्य विवादों के निपटान हेतु एक न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और उसने अंत में मार्टिस ट्रीटी के बाद यूरोपीय संघ के न्यायालय के रूप में स्थान ग्रहण किया। और इस रोम की संधि का आर्टिकल 164 जो यूरोपीय संघ के न्यायालय को वहां के कानून की व्याख्या करने और सभी सदस्य देशों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अब ईयू की स्थापना किस संधि के तहत हुई? यानी कि मुख्य रूप से जो ईयू है, इससे पहले हमने ईयू के पूर्ववर्ती संगठन देखे। ईयू के पूर्ववर्ती संगठन कौन कौन से थे हमने देखा? ईसीएससी, ईईसी, और इसके अलावा यूरोटॉम, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, और उसके बाद ईयू, यूरोपीय यूनियन। इसकी स्थापना रोम की संधि के तहत हुई, और इसकी स्थापना मार्टिस संधि के तहत हुई। ऑप्शन सी राइट होगा। ईयू की स्थापना यह मार्टिस संधि के तहत होती है। यह संधि 1992 में साइन हुई और 1993 में लागू हुई। तो सवाल है कि यूरोपीय यूनियन का संबंध किस संधि से है? तो मार्टिस संधि से। यह है जो इसके पूर्ववर्ती संगठन है। आइए मार्टिस संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस संधि पर साइन हुए 7 फरवरी 1992 को इस मार्टिस संधि पर हस्ताक्षर हुए, और यह संधि लागू हुई 1 नवंबर 1993 को। तो परीक्षा में सवाल आएगा
कि ईयू की स्थापना से संबंधित संधि मार्टिस कब लागू हुई? 1 नवंबर 1993 को। साइन कब हुए? 7 फरवरी 1992 को। मार्टिस संधि एक विस्तृत सामुदायिक स्तंभ के आधार पर यूरोपीय संघ का निर्माण करती है। यानी कि मार्टिस संधि एक विस्तृत सामुदायिक स्तंभ के आधार पर यूरोपीय संघ का निर्माण करती है। यह आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करती है और दो नए स्तंभ स्थापित करती है। वो स्तंभ है आपका, एक है सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति CFSP, और दूसरा है न्याय और गृह मामलों के क्षेत्र में सहयोग JHA। गृह और न्याय और गृह मामलों के क्षेत्र में सहयोग, इनकी स्थापना करने का प्रावधान करती है यह मार्टिस संधि। मार्टिस संधि में यूरोपीय परिषद को औपचारिक दर्जा प्राप्त हुआ, जिसकी स्थापना हमने देखा 1974 में हुई थी। यूरोपीय संघ के विकास के लिए प्रोत्साहन और सामान्य राजनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया गया। किसे? यूरोपीय परिषद को। मार्टिस संधि भी यूरो की ओर कदम बढ़ाती है, यानी कि एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की तरफ, और सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति लॉन्च करती है। तो यह भी सवाल आ सकता है कि कौन सी संधि यूरो की तरफ कदम बढ़ाती है? मार्टिस संधि। सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति की स्थापना कौन सी संधि करती है? मार्टिस संधि। ईयू की स्थापना कौन सी संधि करती है? मार्टिस संधि। आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करने के लिए कौन सी संधि लाई गई? मार्टिस संधि। अब है यूरोपीय यूनियन के कितने देशों ने ब्रेग्जिट समझौते, ब्रिटेन के ईयू से अलग होने को मंजूरी दी? ब्रेग्जिट जो मामला चर्चा में रहा कि ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होना, ब्रेग्जिट का मतलब है कि ब्रिटेन का ईयू से अलग होना, यूरोपीय यूनियन से अलग होना, बाहर निकलना। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, 27 देशों ने इस ब्रेग्जिट समझौते को मंजूरी प्रदान की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सत्ता में आने से पहले घोषणा की थी कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो एक जनमत संग्रह करवाएंगे कि क्या ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। जैसे ही डेविड कैमरून की वहां पर सरकार बनती है और वो एक जनमत संग्रह करवाते हैं, और जनमत संग्रह में ब्रिटेन की 52% जनता ने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया, जबकि 48% लोगों ने ब्रेग्जिट के विरोध में मतदान किया। आखिरकार ब्रिटेन है जो इस जनमत संग्रह के बाद आधिकारिक रूप से यूरोपीय यूनियन की जो संधि है उसके आर्टिकल 50 के तहत 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से बाहर आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 21 नंबर। निम्न में से किस संधि के तहत यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट, मुक्त पासपोर्ट के पूरे यूरोप में भ्रमण करने की अनुमति दी गई? इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और उस संधि का नाम है शेंजन संधि, जो 1985 में आती है और 1995 में लागू होती है। मार्टिस संधि 1992 में आई, लागू कब हुई? 1993 में। रोम की संधि 1957 में साइन हुई, लागू कब हुई? 1958 में। पेरिस की संधि 1951 में आती है और लागू कब होती है? 1952 में। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल 22 नंबर। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए एक नए सिक्के का निर्माण किया, उस सिक्के का संप्रदाय क्या है? 10 पेंस,
20 पेंस, 50 पेंस, 5 पेंस। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 50 पेंस। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से देश के प्रस्थान को चिन्हित करने के लिए एक नया 50 पेंस का सिक्का बनाया, जिसे ब्रेग्जिट शब्द से जाना जाता है। सिक्के का शिलालेख शांति, समृद्धि और सभी देशों के साथ दोस्ती को सहन करता है। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से बाहर आ जाता है, यानी कि यूरोपीय संघ को छोड़ दिया। शामिल कब हुआ? 1 जनवरी 1973 को। और इस दिन और कौन शामिल होते हैं? डेनमार्क और आयरलैंड। 1 जनवरी 1973 से 31 जनवरी 2020 तक यह एक अपनी यात्रा तय करता है यूरोपीय संघ के साथ। अगला सवाल 23 नंबर। सवाल, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद इसमें कुल 28 राष्ट्र शेष रहेंगे। दूसरा कथन है, ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो को अपनाए हुए हैं। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही, न तो पहला नहीं दूसरा। इस सवाल का राइट उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट होगा, न तो पहला सही है, न ही दूसरा है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद इसमें कुल 28 राष्ट्र शेष रहेंगे, नहीं 27। ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो को अपनाए हुए है। ब्रिटेन न तो पहले अपना रहा था, न ही वर्तमान में अपना रहा है। यानी कि ब्रिटेन यूरो नामक मुद्रा का उपयोग न तो पहले कर रहा था, न ही अभी कर रहा है। ब्रिटेन ने अपने जीवन काल में कभी भी यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल, ब्रेग्जिट के बारे में सही विकल्प का चयन करें। ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन में मतदान 2016 में हुआ। इसमें 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के पक्ष में मतदान किया। 4 ऑप्शन है, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों सही, न तो पहला नहीं दूसरा। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए केवल पहला सही है कि ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन में मतदान 2016 में हुआ। बिल्कुल राइट है। इसमें 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के पक्ष में मतदान किया, नहीं 52% लोगों ने, लगभग 52% लोगों ने ब्रिटेन के पक्ष में मतदान किया था कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो सकता है। इसलिए ऑप्शन आपका केवल पहला राइट है। डेविड कैमरन ने ब्रिटेन में सत्ता में आने से पहले घोषणा की थी कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो एक जनमत संग्रह करवाएंगे कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने 20 फरवरी 2016 को जनमत संग्रह करवाने की घोषणा की। ब्रिटेन की यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के संबंध में जनमत संग्रह कराने की घोषणा की और 23 जून 2016 को इस पर जनमत संग्रह का परिणाम सामने आया, जिसमें 52% लोगों ने ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ सकता है, 52% लोगों ने कहा। अगला सवाल वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में सही विकल्पों पर विचार करें। इसके वर्तमान में 27 देशों में से 22 देश नाटो के सदस्य हैं। इसके वर्तमान में 20 देश यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाए हुए हैं। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही, न तो पहला नहीं दूसरा।
क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पहला दूसरा दोनों सही है। इसके वर्तमान में 27 में से 22 देश नाटो के सदस्य हैं, यानी कि 22 ऐसे देश जो नाटो में भी शामिल है और यूरोपीय यूनियन में भी शामिल है। हम कह सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन के अधिकतर देश नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं। वर्तमान में 20 देश यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाए हुए हैं, यानी कि 27 में से 20 देश यूरो नामक मुद्रा को अपनाए हुए हैं। और जो 20वां देश बना वो बना क्रोएशिया 2023 में, जिसने यूरो नामक मुद्रा को अपनाया है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, दोनों सही है। नाटो और यूरोपीय संघ के 22 सदस्य देश समान है। नाटो और यूरोपीय संघ के 22 सदस्य देश समान है, जिसमें कौन कौन है? बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकोस्लोवाकिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया और स्पेन। स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन ईयू के मेंबर नहीं है वर्तमान में। स्विट्जरलैंड पहले से ही नहीं है और ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 के बाद इसका मेंबर नहीं है। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जिन मापदंडों का निर्माण किया गया उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सेजन मापदंड, किगाली मापदंड, लिस्बन मापदंड, कोपेनहेगन मापदंड। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, कोपेनहेगन मापदंड लाए गए थे। ऑप्शन डी राइट होगा। वर्ष 1993 में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोपेनहेगन मानदंडों को अपनाया गया, जिसमें प्रमुख मापदंड इस प्रकार है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, मानव अधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड होना चाहिए, और बेहतर राजकोषीय प्रबंध होना चाहिए। यानी कि कोपेनहेगन मापदंड, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, मानव अधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड, बेहतर राजकोषीय प्रबंध, ये महत्वपूर्ण शर्त है ईयू की सदस्यता प्राप्त करने के लिए। और ये मापदंड आए 1993 में। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के सितारे हैं, स्टार बने हुए हैं। यूरोपीय संघ का एक अपना ध्वज है जिसमें 12 सोने के रंग के सितार बने हुए हैं। यह किसके प्रतीक है? ऑप्शन ए पूर्णता, समग्रता और एकता के, यूरोप के 12 शक्तिशाली देशों के, यूरोप के 12 भागों के, यूरोप के 12 देशों के भाग लेने की, यानी शुरुआती दौर में 12 देशों के भाग लेने की। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, पूर्णता, समग्रता और एकता की ये प्रतीक है। 12 सोने के रंग के जो स्टार बने हुए, जो सितारे बने हुए हैं इस प्रकार के, ये पूर्णता, समग्रता और एकता के प्रतीक है। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक राइट होगा, 1979 में पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यूरोपीय संसद का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में। अगला 29 नंबर सवाल है, निम्न में से यूरोपीय संघ का आदर्श वाक्य है, यानी कि यूरोपीय संघ का मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनाइटेड इन कोहिजन, यूनाइटेड इन हार्मोनी, यूनिटी इन सॉलिडिटी।
तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये इसका मोटो है, विविधता में एकता। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यूरोपीय संघ का मोटो है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस संधि को यूरोपीय संघ की संधि के नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मार्टिस की संधि, जो 1992 में साइन हुई और 1993 में लागू हुई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यूरोपीय यूनियन की मुख्य निर्णायक संरचना कौन सी है, यानी कि मुख्य निर्णय लेने वाली संरचना कौन सी है? यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय ओम्बुड्समैन, यूरोपीय संसद। यूरोपीय यूनियन की मुख्य निर्णायक संरचना कौन सी है? तो ऑप्शन आपका टू राइट होगा, यूरोपियन परिषद, यूरोपियन काउंसिल, यह इसी यह मुख्य निर्णय लेने वाली संरचना है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 9 दिसंबर 1974 को पेरिस शिखर सम्मेलन में, जिसको औपचारिक दर्जा मार्टिस संधि के बाद दिया गया, यानी कि मार्टिस संधि से इसको औपचारिक दर्जा मिला। ऑप्शन टू राइट होगा। अगला 33 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ के बारे में सत्य कथन का चयन करना है कि इसका अपना ध्वज है, इसकी अपनी संसद है, इसका अपना न्यायालय है, इसकी अपनी बैंक है, इसकी अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा कि यूरोपीय संघ का अपना एक ध्वज, इसकी एक संसद, इसका एक न्यायालय, इसका एक बैंक, इसकी एक मुद्रा और इसका एक गीत भी है। इसका एक ओम्बुड्समैन भी है, जो लोकपाल की तरह कार्य करता है। अगला सवाल है 34 नंबर, यूरोपीय यूनियन की साझा मुद्रा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक एवं साझा बाजार का निर्णय किस संधि में हुआ? रोम की संधि, एथेंस की संधि, मार्टिस संधि और लिस्बन संधि। तो ऑप्शन आपका थ्री राइट होगा, मार्टिस संधि, जिसमें यूरोपीय यूनियन की साझा मुद्रा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, साझा बाजार का निर्णय इस संधि में हुआ था। जबकि रोम की संधि में हमने देखा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और यूरोपीय न्यायालय की भी स्थापना होती है। ऑप्शन थ्री इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 35 नंबर सवाल है, 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? बेल्जियम, हंगरी, क्रोएशिया, ब्रिटेन। यह है क्रोएशिया, जो कि यू में 2013 में शामिल हुआ था, जिसने 1 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो को अपनाया है और ये 20वां देश बन गया है। तो वर्तमान में 20 देश है, जो 27 में से 20 देश यूरो को अपना रहे हैं और 27 में से 22 देश यू के नाटो के सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के 27 में से 20 सदस्य की आधिकारिक मुद्रा यूरो हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है।
इसके अलावा कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक एम्स्टर्डम की संधि आती है 1 मई 1999 को। 1 मई 1999 को एम्स्टर्डम की संधि आती है। यह संधि स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय का एक क्षेत्र स्थापित करती है और शेंगेन समझौते को यूरोपीय संघ के कानून में एकीकृत करती है। यानी कि इस एम्स्टर्डम की संधि के तहत स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय का एक क्षेत्र स्थापित होता है और शेंगेन समझौते के माध्यम से जो बिना पासपोर्ट की आवाजाही सुनिश्चित की गई थी उसको यूरोपीय संघ के कानून में शामिल कर लिया जाता है। किस संधि के तहत? एम्स्टर्डम की संधि के तहत। यह संधि परिषद के यानी कि यूरोपीय परिषद के महासचिव की भूमिका को संशोधित करती हैं, जो सामान्य विदेश सुरक्षा नीति के लिए उच्च प्रतिनिधि भी बन जाता है। यानी कि सामान्य विदेश सुरक्षा नीति है उसका उच्च प्रतिनिधि बना दिया जाता है। किसको? यूरोपीय परिषद के महासचिव को। किस संधि के तहत? एम्स्टर्डम की संधि के तहत। कब आई? 1999 में। इसके अलावा एक और संधि आती है एम्स्टर्डम की संधि के बाद 1 फरवरी 2003 को नीस की संधि यह आती है। इस संधि में नीस की संधि भविष्य में 27 सदस्य देशों के विस्तारित यूरोपीय संघ की तैयारी के लिए यूरोपीय संघ संस्थानों में सुधार की शुरुआत करती है। यानी कि मुख्य रूप से हमें याद रखने को ये बात यह है कि इस नीस की संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ के जो अंग है, यूरोपीय परिषद, संसद, न्यायालय, बैंक, इनमें इन संस्थानों में सुधार की सिफारिश करती है। वर्तमान में 27 देश इसमें शामिल है यूरोपीय यूनियन में। तो एम्स्टर्डम की संधि 1999, नीस की संधि 2003। यह कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1 अक्टूबर 2003 से यूरोपीय परिषद की सभी औपचारिक बैठकें ब्रुसेल्स, बेल्जियम में होती हैं। नीस की संधि की 22वीं घोषणा में कहा गया कि यूरोपीय संघ के 18 सदस्य देश हो जाने पर जब इसको रेटिफाई करें पर सभी यूरोपीय परिषद की बैठकें ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण एक यहां से सवाल आ सकता है कि ईयू का सबसे बड़ा विस्तार कब हुआ? यानी कि सबसे अधिक देश एक साथ ईयू को ज्वाइन करते हैं। 1 मई 2004 को ईयू के 10 नए मेंबर ईयू में शामिल हो जाते हैं। 10 नए देश एक साथ यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और यह लोगों यानी जनसंख्या और देशों की संख्या के मामले में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा एकल विस्तार है। यानी कि अब तक एक साथ 10 देशों ने ज्वाइन किया था 1 मई 2004 को। 10 नए राष्ट्र इसमें शामिल हो गए थे और इस वक्त ये जब 10 राष्ट्र शामिल हुए तो ईयू की संख्या बढ़कर हो गई थी 25। उसके बाद में 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हो जाते हैं और इसकी संख्या बढ़कर हो जाती है 25 + 2 = 27। यानी कि 1 जनवरी 2007 को बुल्गारिया और रोमानिया इसमें शामिल होते हैं और इसकी संख्या 27 हो जाती है। और फिर क्रोएशिया इसको ज्वाइन कर लेता है 1 जुलाई 2013 को और इसकी संख्या हो जाती है 28। लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट के कारण यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ देता है ब्रिटेन और इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में रह गई 27। तो इस प्रकार आज हमने यूरोपीय संघ और यूरोपीय संघ के भारत के साथ संबंध इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों और कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।